रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज हम पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग ज़िले के गिवाला गांव में। गिवाला गांव रुद्रप्रयाग शहर से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर मैं महिलाओं से मुलाकात कर रहा हूँ और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं और महिलाएं क्या सोचती हैं अपने बारे में। और दिन रात खेतों में पशुपालन के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए काम करने वाली महिलाएं अपने लिए समय कैसे निकालती हैं। और जब वो पढ़ रही थी, जब वो युवावस्था में थी, तो वो अपने बारे में क्या सोचती थी, उनके क्या सपने थे, क्या वो सपने पूरे हो पाए या नहीं हो पाए, और आज उनका अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव के लिए क्या योगदान है। तो मैं आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संतोषी देवी है। संतोषी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है। तो संतोषी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे ये बनना है, मेरा ये सपना है? जी, मेरा पहले से ये था कि मुझे किसी को पढ़ाना या वो करना अच्छा लगता है। मैं टीचर बनूं, अगर हो पाए तो मैं टीचर बन सकूं, मेरी उम्मीद यही थी। पर हुआ भी ऐसे, जब मेरी शादी हुई तो घर वालों ने, ससुराल वालों ने भी ये नहीं कहा कि मत पढ़। उनका ये था कि पढ़, अगर तू काम के साथ साथ पढ़ सकती है तो हमारी पूरी छूट है। तो मैंने इसी से अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, घर का काम भी किया। 2 भैंस से उस टाइम खेती बाड़ी भी ज़्यादा थी, तो आपदा में तो कुछ खेत बह गए थे। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुझे आगे पढ़ना है तो फॉर्म डाल दे। मैंने बीएड का फॉर्म भरा, तो काफ़ी टाइम तक थोड़ा घर में तनाव रहा कि अब बहू है तो बहू का होता ही है कि ये दूसरी जगह ट्रेनिंग में जाएगी तो घर का छोटा मोटा काम कौन करेगा। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि तेरी अगर मर्ज़ी है जाने की तो जा। तो मैं गई, मैंने बीएड भी किया है। ये 14-15 में मैंने बीएड किया है और तब से मैं स्कूल में लगी हूँ कि मैंने बीएड कर रखा है। तो फालतू टाइम में मैं घास भी ले लेती हूँ, खेती बाड़ी भी करती हूँ, कभी कभी जंगल भी चले जाती हूँ। जब खेतों में जाते हैं, जब आप कृषि कार्य करते हैं, आप अपने पशुओं का पालन करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग हैं या आपकी पढ़ाई उसमें भी काम आ रही है? अलग भी क्या होना कि ये भी हमारी जो हमारे घर की खेती बाड़ी, पीढ़ी पुश्तनियों के जो खेत है, तो वो भी ये है कि ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमने ये करना ही करना है। कि हमारे दादा परदादा इसको करके आए हैं तो हमने भी करना। हमारे सास कर रहे हैं, हमारी बुढ़ सासू ने किया तो हमने भी करना है। तो जब आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं आप? ऐसे ही कभी जब ये होता कि लोग सोते हैं तो मैंने बुक निकाली, किताब पढ़ा। कभी रात को भी पढ़ा जब सब सो जाते थे। ऐसे तो ससुराल में तो कहाँ होता टाइम के पड़े रहो। अब तो खैर इतनी खेती बाड़ी है नहीं। मेरी शादी भी 2008 में हुई थी, तो उस टाइम भी थोड़ा था ही, चेंजिंग था। पढ़ने का थोड़ा कम ही मौका मिलता था तो पढ़ ही लेती थी मैं। कभी कभी तो बोल भी देते थे कि पढ़ो, पर अन्यथा मैं जैसे दोपहर में लोग सोते हैं 2-2:30 बजे, तो उस समय मैंने किताब खोलनी थी। या शाम को जैसे रोटी खाने, बर्तन धोने के बाद खोलनी थी। या कभी ये पूस के महीने ठंडियों में रातें बड़ी रहती तो सुबह कभी 5 बजे उठ के 6 बजे तक 1 घंटा पढ़ना भी था। तो ऐसे ही मैंने अपना समय निकाला पढ़ने का। ऐसी आपने फिर पढ़ाई करते करते बीएड भी किया है? बीएड भी कर दिया जी। अच्छा बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? गुड्डी देवी। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने तो 9th तक की है। मेरी शादी 18 साल की हो गई थी। जी सर। कुछ सपना था आपका? नहीं, क्या सपना होना था, छोटे में शादी हो गई थी तो मैंने तो दुल्हा भी नहीं देखे। तब खाली जन्म पत्र जोड़े, पापा ने शादी कर दी बस। तो जैसे आप क्या महसूस करते हैं कि जो पुराना समय था, जो आपका समय रहा है और जो आपका समय है, कितना बदलाव? बहुत बदलाव है। अब तो सास अपनी बहू को कॉलेज भेज रही है, कोचिंग भेज रही है, ट्यूशन। जब हमारा ज़माना था तो सास को पूछ कर वो मैं नहाती हूँ तो बोलती थी नहा ले, फिर नहाना था। तो आप अपने लिए समय निकालते हैं? कुछ अपने लिए कुछ समय महिलाओं को निकालना चाहिए। अब निकालते, वो ज़माने में नहीं निकालते। अब हाँ। तब हम उठते थे, सुबह उठ के गोबर साफ करते थे, भैंस को गौशाला से दूध लाते थे घर। जैसे बच्चे हैं स्कूल ट्यूशन वहाँ भेजते थे, टिफ़न बनाते थे, फिर घास के ले जाते थे। टाइम नहीं निकालते थे, अब निकालते हैं हम। अब क्या अब अपने लिए समय कैसे निकालते? 2013 से हमारा काम बहुत कम हो गया। हमारी खेती बाड़ी सारी चली गई ना, थोड़ा थोड़ा है। तो अब हम जैसे खाना गैस में बनाते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, जब मन करता है थोड़ा काम करते हैं, जब मन करते हैं बैठ जाते हैं सहेलियों के साथ ऐसे ग्रुप में। अब बहुत वो हो गया, ज़माना एडवांस हो गया। जैसे कोई भी तो अपने बहू को कॉलेज भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, जैसे सिलाई बुनाई भेजते हैं। जब हमारा ज़माना था नहीं भेजते थे। माई के भी जब पापा आता था तो बोलते थे चले जा, नहीं तो अकेले नहीं भेजते थे हमको। अब हमारे देवरानी सारे अकेले जा रहे माई की ससुराल, कहीं भी जैसे देहरादून कहीं भी चले जाते, तब हमें नहीं भेजते थे सारे। पहाड़ की एक महिला
जो गांव में रहती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, पशुपालन करती हैं, खुद को खुश रखने के लिए क्या करते हैं? कभी भी नहीं रहती है खुश। कहाँ रहेगी? बच्चे स्कूल भेजो, गाय देखो, भैंस देखो, सास देखो, ससुर देखो, ये देखो, पति को देखो, तो पति को बोलो हम इतना सारा कौन करे, तेरे को इतना काम मत करो, ऐसे बोलते पति लोग भी। जैसे बोलते हैं हम दिन भर, जैसे रुपाई में हम सुबह चले जाते हैं 6 बजे, 8 बजे आते हैं हम घर। दिन भर ग्रुप में पूरी 20-25 महिलाएं एक साथ काम करते हैं, लेकिन दिन भर थकान लग जाते। घर में बोलो कमर दर्द आ गए, बुखार आ गए, कौन बोला काम? जैसे फ़ोन पर क्या करे, थक लग गई, थकान किसने बोला मत करो? सर ऐसी हमारी खत्म हो जाती है पूरी। नहीं, मैंने सुना है कि आप जैसे आप खेत पे जाते हैं तो आप लोग बड़े खुश रहते हैं। कोई रहते हम पूरी देवरानी जेठानी, हाँ, घास के ले जाते हैं जंगलों में, एक बात शेयर करेगी दूसरी भी करेगी, वहीं पे अपना दुख खत्म हो जाता है। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे भाई, आपका नाम क्या है जी? सुमित्रा देवी। आप कुछ बता रहे थे। नहीं, घास के लिए जाते ना जंगल, तो बैठते वहाँ 15-20 मिनट बैठते, एक दूसरे से बात करते। जैसे घास काटने के लिए दथली को बनाते हैं, उसको धार बनाते हैं। और जो पूरा दिन काम ही पे जाता, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी कीर्तन भजन कर लेते हैं, जैसे पूजा पाठ कर लेते हैं, कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। अब जी सर, जब से ये संस्था आई मानव भारती, तब से थोड़ा बहुत लोगों को मौका भी मिल जाता है। कभी ये भैया लोग हमको संगसारी में बुलाते थे, कभी कुछ चीज़ की ट्रेनिंग देते थे, तो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते थे। थोड़ा बहुत हमको भी अनुभव होता है कि लोग ऐसे एक्टिव हैं, हम केवल घास ही और खेतों पर निर्भर हैं। तो उस दिन से हमने थोड़ा सिलाई बुनाई भी की, इधर उधर गए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में थोड़ा बहुत हम एक्टिव भी हुए। बाजार जाने में या कहीं बाहर भी जा सकते हैं हम अपना काम एडजस्ट करके। अच्छा, आपका समूह भी है, आप समूह में आप भी हैं। समूह से कितना फ़ायदा है एक महिला को? हमें तो बहुत फ़ायदा है समूह से। जैसे कि कोई गरीब महिला है, वो बोलती है मेरे लड़के की शादी है या लड़की की शादी है, तो लोन निकालने के लिए हम वहाँ से लोन निकाल लेते हैं, फिर वो अपना काम चला लेती है। फिर समूह से तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस समूह से। जब हमारे यहाँ आपदा आई तो ये मानव भारती वालों ने हमने घराट दिया। पहले हम तो बहुत दूर जाते थे पीसने के लिए, जैसे गेहूँ पीसने के लिए बहुत थक लगती थी। जिसके सास की उसमें गए थे हम, श्राद्ध बोलते ना, मासिक श्राद्ध, उसमें वो ऊपर चढ़ाए हैं ना वहाँ ज़्यादा। तो जब इन लोगों ने हमें घराट दिया, हमें बहुत फ़ायदा हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर हमें इन्होंने डीजे दिया, माइक दिया, उसमें हम हमेशा जैसे हमारे यहाँ कीर्तन भजन होते हैं हम उसको ले जाते हैं। फिर हमारा 100 रुपये मंथली उनसे लगा रखा है, एक दिन का जो ले जाएंगे। फिर हम उन रुपयों को अपने समूह में जमा कर लेते हैं। और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमारा ये ख़राब होगा हम उसी रुपये को निकालेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, कोई आय अर्जक जो गतिविधि होती है, जैसे सिलाई बुनाई हो गया, या जैसे मैंने सुना है कि श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रसाद तैयार करते हैं, कुछ इस तरह की गतिविधि भी आप लोग करते हैं? आप लोग करते हैं कुछ इस तरह की? टाटा हिमोत्थान वालों ने हमारे साथ काम किया है। हमने चौलाई के लड्डू बनाए, जैसे बेलपत्री और पुष्प के टाइप वो पैकेट तैयार किए केदारनाथ प्रसाद के लिए। अच्छा, आप लोग जैसे अब घर में बैठते हैं तो कुछ किताबें वगैरह पढ़ते हैं, कुछ यूट्यूब वगैरह देखते हैं कुछ? जी 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 देखते हैं, टीवी देखते हैं जी, कथा सुनते हैं लाइव पे। हाँ, 3 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे चले जाते हैं खेती बाड़ी करने, गाय भैंस निकाल। सुबह से लेकर शाम तक का जो दिनचर्या है वो बताइएगा कि कैसे आपने बांटा हुआ है अपना काम? जैसे सुबह उठ के हम गाय भैंस के दरवाज़ा खोलते हैं, गोबर साफ करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, अपने लिए नाश्ता चाय बनाते हैं, फिर वो खा कर फिर हम जंगल जाते हैं घास के लिए। वहाँ से आके हम नहा धो कर खाना बनाते हैं, थोड़ा हम 1-2 घंटे आराम करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं खेती बाड़ी या घास घूस निकालने। घास लेने आप जंगल में जाते हैं, खतरा रहता है कुछ? जी बताइएगा। जी, वहाँ वो जैसे ना सड़क जाती है तो वहाँ चट्टान से पत्थर गिरते हैं, खुद हमारे सामने गिरते हैं। जैसे वहाँ रहता है शेर रहता है खतरा रहता है हमारा। कभी कोई हादसा हुआ किसी के साथ ऐसा कभी? अभी यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गांव में होता है, हमारे गांव में तो अभी नहीं हुआ।
लेकिन दूसरे गांव में, बहुत सारे गाँव में पत्थर पड़ते हैं, कोई महिलाएं गधेरे में भार लेते समय बह जाती है, लेकिन अभी हमारे गांव में ऐसी घटना नहीं हुई। ये अच्छी बात है कि आपके गांव में गाँव में तो बहुत होते हैं, यहाँ उधर ना हाट गांव में। हाँ, 2 महिलाएं घास ला रही थी तो ऊपर से गधेरा आए हुए से सारा बह गई वो। ये कहा जाता है कि पहाड़ की नारी हिम्मत ना हारी, क्या वजह है, क्यों कहा जाता है? उनको पता रहता है ना कि जंगल में इतना खतरा है, तो फिर भी हमने अपना काम करना ही करना है, पीछे नहीं हटना है। अगर हम पीछे हटेंगे तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, यही है वजह है। इसलिए पहाड़ की नारी हिम्मत नहीं हारती है। कोई भी जेंट्स है ना, चाहे लड़का हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे ससुर हो, कोई औरतों की फीलिंग कोई नहीं समझता कि ये इतने सारे काम करते, कोई भी नहीं। औरत का दर्द सिर्फ औरत जानती है। क्या वजह है ऐसी, क्योंकि पुरुष जी जैसे ना, जैसे हम दूर चले गए जंगल में घास कर, सास भी बोलेगी हमारे बहू पता नहीं किसके साथ गप्पे मार रहे, ऐसे ऐसे थोड़ी ना बोलेगी कि चट्टान बजा रखी है, देर है ना। कोई भी परेशान, कभी हमारा हाथ कट जाता है, कभी हमारे फिसल जाता है पाँव, है ना। हाँ, जैसे आजकल बरसात के टाइम पर ना हम फिसलते भी हैं, किसी का पाँव लगता है, किसी के हाथ लगता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है जंगल में हमें बहुत। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप ये बता रहे हैं कि पुरुष कहते हैं कि आपको किसने कहा था ये काम करने के लिए, पुरुष कहते हैं कि आपको खेती करने के लिए किसने कहा है, पुरुष कहते हैं कि आपको पशुपालन करने के लिए किसने कहा है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा लगाव है आपका अपनी खेती से? क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है ना, वो जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, जब उनकी शादी हो जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तो हमें उतना वो नहीं होगा कि हमने काम करना, अभी तो हमें बहुत है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। तो पुरुष मना करते हैं, घर के परिवार के लोग मना करते हैं जी। जैसे मेरे हस्बैंड बोलते मत कर, कौन बोला तुझे कर। हाँ हाँ, हर को। लेकिन जैसे मेरी सास ने किया, गाय भैंस पाली, मुझे भी गाय भैंस पालनी है, घर में है, जैसे थोड़ा खेती बाड़ी है तो थोड़ा तो करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे वो जमीन बंजर रखी है, गाय नहीं पाले, ऐसे बोलेंगे। पहाड़ में जी। जैसे गांव में अब ये है ना, बहू है तो बहू अब घर ही में बैठी रहेगी तो लोग भी तो बोलेंगे तो वो घर ही में बैठी है, तो इसीलिए हमारी ये हैबिट है कि हमने कुछ ना कुछ करना ही है। अच्छा, खेत बंजर भी हैं क्या यहाँ आसपास? कहाँ पर बहन जी, थोड़ा समझ जी। सेरा है ना हमारे यहाँ, जैसे पानी वाला खेत है उसको हम सेरा बोलते हैं, तो वहाँ पर भी हैं 2-3 खेत हमारे। खेत बंजर होने की वजह क्या है? क्योंकि अब लोग बाहर गए हैं ना, नौकरी वाले हो गए तो बाहर गए। जैसे आप लोग तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी इस काम को करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तक है ये काम, हम तो ऐसा सोच रहे हैं, आगे वाला अब तो कोई करने वाले नहीं, क्योंकि दिखाई दे रहा है हम तक कर रहे हैं काम बस। हाँ, हमारी पीढ़ी तक ही खेती बाड़ी, क्योंकि आगे अब नहीं कर रहे हैं लोग काम। अभी भी जिनकी शादी अभी हुई ना 2020 में, वो भी नहीं कर रहे। अभी हमारे शादी पुराने जमाने में है तो हम कर रहे हैं। नहीं, तो फिर क्या लगता है कि आने वाले समय में खेती बाड़ी का जो काम है कोई नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। लोग नहीं चाह रहे ना कि हम करें। अब लोग 15-20 हज़ार पे मिल रहे तो बोल रहे कि बस हम उसी में गुजारा करेंगे। तो खेत खाली रह जाएंगे क्या? सास भी नहीं करा रही है, बहू करेगी या नहीं करेगी, पर सास भी नहीं करा रही। इसका मतलब ये समझा जाए कि पहाड़ में आने वाले समय में खेतीबाड़ी का काम कोई नहीं करेगा, चाहे नौकरी हो चाहे ना हो, कोई नहीं करेगा। आप तो इतनी मेहनत करते हैं, जब खेतों को बंजर देखते हैं, खेतों में हरियाली को उगते हुए नहीं देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत दुख होता है जब अगल बगल वाले खेतों में अनाज उगती है, धान उगता है, गेहूँ उगते हैं, अब बीच वाला खेत जब बंजर रहता है तो दुख तो होता ही है, बहुत दुख होता है। बहुत अच्छी है, जैसे हम रुपाई करते हैं ना, इतनी अच्छी धान होती है, वो देहरादून में होता है बारीक चावल, जैसे गेहूँ की फसल भी यहाँ बहुत अच्छी ज़मीन है, यहाँ बहुत अच्छी। अच्छा, एक चीज़ मुझे जानकारी दीजिए, कृषि करते हैं, क्या आपको पता है कि जो आपने आज मंडुआ आपके खेत पे उग रहा है ना, झंगोरा आपके खेत में उग रहा है, इसका बाजार भाव आपको आज की तिथि का पता है? हाँ है, वो 1 किलो 40-50 पे है मंडुआ शायद। हाँ, कोदा जिस रेट पे आप बेचते हैं, क्या वो रेट बाजार में उससे कम रेट? नहीं सर, हम अपने लिए होता है। हाँ, यहाँ तो मंडुआ भी नहीं होता, थोड़ा होता नहीं होता है, यहाँ धान और गेहूँ होते हैं। क्या कभी कभी लगता है कि जो खेती हम लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें मिलता नहीं है तो छोड़ दो उसको, ऐसा कुछ लगता है कभी दिमाग में आता है? जब बंदर परेशान करते हैं, दिन में 2 बजे गेहूँ खाते हैं, वो जैसे बाहर सुखाने के लिए डालते, बंदर बहुत परेशान करते हैं, लगता है। और हल वगैरह चलाने का काम तो पुरुष करते होंगे? अब तो यहाँ मशीन आ गई है, मशीन से ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टरों से लगाते, लड़कियाँ भी लगाती है, लड़के औरत भी मर्द भी दोनों लगाते। महिलाएं खुद खेल लगाती हैं, तो खेती तो पूरी तरह महिलाओं पर निर्भर हो गई। हाँ जी, निर्भर है।
खेती थोड़ा सा है, 2013 में बह चुकी सारी खेती, अब थोड़ा थोड़ा है, 1-2 खेती तो महिलाएं कर पाती है उनको। तो अभी हम बात कर रहे थे गिवाला गांव की महिलाओं से, उनसे हमने कृषि के बारे में जानकारी चाहिए और एक बड़ा चिंताजनक बात ये सामने आई कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खेती नहीं करेंगी, क्योंकि आप लोग जो बता रहे हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि हम लोग ही खेती कर रहे हैं और हमारे बाद की जो पीढ़ियां हैं वो खेती के प्रति उनकी रुचि नहीं है, तो लगता है कि आने वाले समय में खेती बहुत कम हो जाएगी और बंजर खेत ज़्यादा दिखाई देंगे। जैसे कि अभी मैं संतोषी से बात कर रहा था, संतोषी ने कहा जब हम बंजर खेतों को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि आसपास के खेत हरे हैं, हमारा खेत या किसी का खेत बंजर है। तो बंजर खेत को देखना अपने आप में एक बड़ा दुख है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन खेतों को सहेजा है, इन खेतों में मेहनत की है, अन्न उपजाया है और अन्न उपजाने की बदौलत ही हम लोग आज यहाँ पर टिके हुए हैं, आज हम लोग स्थायी रूप से हैं। ये बोल नहीं रहे कि हमने जब खेती की तो हम इसी धान को बेचते थे, किसी को पैसा देना, अब तो लोग पैसे दे रहे, लेकिन हम उसे अनाज देते थे। जो जंगल का पतरोला रहता था तो लोग अब पैसे दे रहे हैं तो हम उसे अनाज देते थे। पहले अनाज के सिस्टम था, अनाज ही जो है हाँ पैसे नहीं थे, बहुत कम थे, बहुत कम थे। अब तो अनाज बाहर से खरीदा जा रहा है। जी जी, बाहर से, शादी के लिए तो बाहर ही से खरीदते हैं सारा अनाज। मतलब कि जब किसान ही बाहर से अनाज खरीद रहा है तो फिर स्थिति क्या होगी? स्थिति तो बुरी होगी और क्या होना। तो अभी हम बात कर रहे थे गिवाला गांव की महिलाओं से और आपसे बहुत सारी जानकारियां मिली। आपका बहुत बहुत आभार बहन जी, धन्यवाद।